नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मेरे यानी अंकुर पांडे के साथ करेंगे खबरों पर विस्तार से बात। उससे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। अन्ना बीवी के दीक्षांत समारोह में बोले पीएम मोदी, कोरोना अप्रत्याशित संकट था, हमने डटकर मुकाबला किया। वायुसेना का मिग 21 लड़ाकू विमान हुआ क्रैश, हिमाचल का पायलट शहीद। कांग्रेस की मांग, जहरीली शराब कांड की जांच हाईकोर्ट से जज से कराई जाए। कोल्हापुर में एक साथ मिले 5 श्रमिकों के शव, मचा हड़कंप। राष्ट्रपति पर अधीर रंजन की अशोभनीय टिप्पणी के बाद मुर्मू से मिलने पहुंचे स्मृति ईरानी और अमित शाह। और अब खबरों पर बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन आज दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में अन्ना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे। यहां अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान आई समस्याओं से लेकर विज्ञान और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को अप्रत्याशित और सदी में एक बार आने वाला संकट करार देते हुए कहा कि देश ने अपने वैज्ञानिक और आमजन की मदद से आत्मविश्वास के साथ इसका सामना किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 एक ऐसा अप्रत्याशित और सदी में एक बार आने वाला संकट था जिसके निपटने की कोई तय नियमावली नहीं थी। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी ने हर देश की परीक्षा ली। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का स्वभाव सुधार करना है और यह सरकार प्रतिबंधात्मक नहीं बल्कि उत्तरदायी है। उन्होंने ड्रोन व भू स्थानिक और बुनियादी ढांचा सहित विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधारों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत ने अपने वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, पेशेवरों और आमजन की मदद से अज्ञात समस्या का आत्मविश्वास से मुकाबला किया। इसके परिणाम स्वरूप भारत में हर क्षेत्र को नया जीवन मिल रहा है, चाहे वह उद्योग हो, नवाचार हो, निवेश हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उन्होंने कहा कि देश हर क्षेत्र में अग्रणी है और अवसर को बाधाओं में बदल रहा है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश की सहायता के लिए पर्व प्रभावी कर को हटाने और विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधारों की सराहना की। पीएम मोदी आज ही शाम अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचेंगे। पीएम मोदी शाम करीब 4 बजे गुजरात के गांधीनगर के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत करेंगे। वह इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला भी रखेंगे। भारतीय वायुसेना के 2 पायलट गुरुवार रात उस समय बलिदान हो गए जब उनका 2 सीट वाला लड़ाकू विमान मिग 21 राजस्थान के बाड़मेर के पास एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान क्रैश हो गया। विमान बाड़मेर के बायतू थाना क्षेत्र के भीमडा गांव में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान के क्रैश होने पर जिले के भीमडा गांव में जहां उसका मलबा गिरा, वहां बड़ा गड्ढा हो गया। वायुसेना ने हादसे की वजहों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी से इस हादसे के बारे में बात की है। वायुसेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को हादसे की पूरी डिटेल साझा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट कर दोनों पायलटों के बलिदान होने पर दुख जताया है। सिंह ने कहा कि दुर्घटना में 2 वायु योद्धाओं की जान जाने से गहरा दुख हुआ। देश के प्रति उनकी सेवा को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। भारतीय वायुसेना ने कहा कि विमान गुरुवार शाम को राजस्थान के उत्तरलाई हवाई अड्डे से प्रशिक्षण के लिए रवाना हुआ था। रात करीब 9:10 पर बाड़मेर के पास वह क्रैश हो गया। इसमें दोनों पायलट वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना ने इस पर अफसोस जताया है, हालांकि उसने दोनों पायलटों के नाम नहीं बताए हैं। सेना ने कहा है कि वह पायलटों के शोक संतप्त परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। इसके साथ ही हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार विमान के क्रैश होते ही उसमें आग लग गई। इसके साथ ही उसका मलबा करीब 1 किलोमीटर दूर तक बिखर गया। एक पायलट का शव बुरी तरह से जल गया और दूसरे के चिथड़े हो गए। हादसे को लेकर इंटरनेट मीडिया पर कई वीडियो और फोटो वायरल हो गए। उधर सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन भी हादसे स्थल पर पहुंच गया। गुजरात में हाल ही में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मुद्दे पर भाजपा को घेर लिया गया है। पार्टी ने मांग की है कि इस मामले की जांच गुजरात हाईकोर्ट के किसी मौजूदा न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए। पार्टी के मीडिया और प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने यह आरोप भी लगाया कि गुजरात में भाजपा सरकार के संरक्षण में नशे का कारोबार हो रहा है। उन्होंने कहा कि तथाकथित शराबबंदी वाले गुजरात में जहरीली शराब पीने की वजह से 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। खेड़ा ने कहा
कि यह जानकारी सामने आई है कि बोटाद जिले में 600 लीटर मिथाइल एल्कोहल मेथनॉल अहमदाबाद से लाया गया था। उसके बाद इसमें पानी मिलाकर जिले के विभिन्न इलाकों में बेच दिया गया, जिसके सेवन से या तो लोगों की जान चली गई या उनके गुर्दे खराब हो गए। खेड़ा ने कहा, एक ड्राई स्टेट में इतना सब कुछ हो जाए और स्थानीय पुलिस प्रशासन को भनक तक नहीं लगे, यह संभव नहीं है। जरूर इसके पीछे सत्ताधारी दल के नेता, पुलिस प्रशासन और शराब माफियाओं की मिलीभगत रही होगी। यह सिर्फ आरोप नहीं बल्कि इसके पीछे ठोस आधार भी है। गांव के सरपंच लगातार प्रशासन को पत्र लिखकर बता रहे थे कि गांव में सरेआम देशी शराब की बिक्री हो रही है। उन्होंने दावा किया कि जहरीली शराब से जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों का मीडिया में रोते हुए बयान है कि यहाँ कोई शराबबंदी नहीं है, खुलेआम शराब बिक रही है। यदि पूरे गुजरात की बात करें तो अवैध शराब का करीब 15,000 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार हो गया है। नरेंद्र मोदी जी के गांव वडनगर से लेकर हर जिले में शराब का गैर कानूनी धंधा फल फूल रहा है। खेड़ा ने कहा कि इतना बड़ा मामला हुआ, करीब 50 लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ना तो गृह मंत्री, ना मुख्यमंत्री और ना ही प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने मांग उठाते हुए कहा कि जहरीली शराब कांड की उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि जिस पुलिस पर आरोप है यदि वह जांच करेगी तो जांच का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तेलंगाना के कोल्हापुर में एक साथ 5 श्रमिकों की मौत से हड़कंप मच गया है। अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन साइट पर 5 श्रमिकों के शव मिले हैं। उनके शरीर पर चोट के भी निशान थे। बता दें कि तेलंगाना के कोल्हापुर में एक साथ 5 श्रमिकों की मौत से हड़कंप मच गया है। अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन साइट पर 5 श्रमिकों के शव मिले। कोल्हापुर पुलिस निरीक्षक वेंकट रेड्डी ने घटना गुरुवार देर रात की है। यहाँ एक अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन साइट पर 5 युवकों को जमीन के 100 मीटर नीचे पड़े पाया गया है। उनके शरीर पर चोट के भी निशान थे, जिसके बाद श्रमिकों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के अनुसार यहाँ एक अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन साइट पर 5 युवकों को जमीन के 100 मीटर नीचे पड़े पाया गया है, जिसके बाद श्रमिकों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि यहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक साथ 5 श्रमिकों की मौत से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। लोग सकते में आ गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति बयान पर शुक्रवार को भी संसद के दोनों सदनों में भाजपा ने हंगामा किया है। भाजपा सांसद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया से माफी की मांग पर अड़े हैं और इसके बाद दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिए गए। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अलग अलग राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। संसद में हंगामे को लेकर निलंबित 27 सांसदों का धरना भी शुक्रवार को खत्म हो गया। ये बुधवार से गांधी मूर्ति के सामने धरना दे रहे थे। धरना खत्म होने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सांसद प्रदर्शन के नाम पर पार्टी कर रहे थे। गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठकर चिकन खाया जा रहा था। राष्ट्रपति पर विवादित बयान पर मचे हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंत्रिमंडल में अपने साथी डॉक्टर महेंद्र मुंजपारा और जॉन बारला के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। स्मृति ने इसे सौहार्द भेंट बताया है, तो वहीं विवादित बयान देने वाले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी गुरुवार को राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा था। अधीर ने कहा कि राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगूंगा, पकड़ियों से नहीं। सूत्रों के अनुसार अब तक उन्हें समय नहीं दिया गया है। बुधवार से धरने पर बैठे सांसदों ने मच्छर को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने ट्वीट किया, सांसद परिसर में मच्छर है लेकिन विपक्षी सांसद डरते नहीं है। संसद में भारतीयों का ब्लड बचाइए। मच्छर से परेशान सांसदों ने कॉइल जलाकर रात गुजारी थी, जबकि गुरुवार को सांसदों ने मच्छरदानी लगाकर रात भर सोए। और इसी के साथ हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। अन्ना बीवी के दीक्षांत समारोह में बोले पीएम मोदी, कोरोना अप्रत्याशित संकट था, हमने डटकर मुकाबला किया। वायुसेना का मिग 21 लड़ाकू विमान हुआ क्रैश, हिमाचल का पायलट शहीद। कांग्रेस की मांग, जहरीली शराब कांड की जांच हाईकोर्ट से जज से कराई जाए। कोल्हापुर में एक साथ मिले 5 श्रमिकों के शव, मचा हड़कंप। राष्ट्रपति पर अधीर रंजन की अशोभनीय टिप्पणी के बाद मुर्मू से मिलने पहुंचे स्मृति ईरानी और अमित शाह। आजाद हमें करवाने को जो कर गए खुद को कुर्बान,
समय की गर्त में कहीं रह न जाएं वे अमर शहीद गुमनाम। स्वतंत्र राष्ट्र है कृतज्ञ आज, करते उन बलिदानियों को याद। एक ज्योत जलाएं उनके नाम जो हो गए कुर्बान देश के नाम। ये डिजिटल ज्योति प्रतीक है उन संघर्षों और बलिदानों की जिनके जीवन अंधियारे बीते हमारे दिन उजियारे बनाने को। आज हमारी बारी है देश के अमर सेनानियों के नाम एक ज्योति जलाने की। दिल्ली के सेंट्रल पार्क में प्रज्वलित डिजिटल ज्योति पर अपनी श्रद्धांजलि देकर अपने योगदान को अमर बनाना है। कुछ इस तरह आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाना है। डिजिटल ज्योति पर योगदान देने का तरीका आसान है। digitaltribute.in पर जाएं, अपनी पसंदीदा भाषा चुनें, श्रद्धांजलि अर्पण करें पर क्लिक करें, अपनी तस्वीर अपलोड करके नाम और ईमेल आईडी डालें, अपना संदेश चुनकर सबमिट करें। डिजिटल ज्योति के सामने लगी एलईडी स्क्रीन पर आपकी श्रद्धांजलि प्रदर्शित की जाएगी। आपकी श्रद्धांजलि का वीडियो आपके पास ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। हर श्रद्धांजलि के साथ डिजिटल ज्योति का प्रकाश तेज होता जाएगा। अमर सेनानियों की यादों का चिराग भारत के आकाश को रोशन करता जाएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसी अर्पिता मुखर्जी की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक रेड और करोड़ों के कैश की बरामदगी के बाद उनकी 4 कारें गायब बताई जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही खबरों के मुताबिक डायमंड सिटी फ्लैट कॉम्प्लेक्स से अर्पिता की 4 लग्जरी कारें गायब हैं। माना जा रहा है कि इन कारों में भी भारी मात्रा में कैश भरा हुआ था और अब ईडी के अधिकारी इन कारों को तलाशने में जुट गए हैं। आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी तलाशी जा रही है। बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों ने एक कार को बरामद भी कर लिया है, तो वहीं जो कारें गायब हुई हैं उसमें 2 खुद अर्पिता के नाम पर हैं। ईडी के अधिकारी अर्पिता मुखर्जी को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपों के बाद अर्पिता काफी रो रही थी। इसके बाद वह गिर पड़ी, जिसके बाद ईडी के अधिकारियों ने अस्पताल लेकर पहुंचे। तो वहीं सामने आ रहा है कि पार्थ चटर्जी को भी अस्पताल ले जाया गया है। संसद में हंगामा करने के आरोपों पर एक हफ्ते के लिए सदन से निलंबित सांसद 50 घंटे के प्रदर्शन पर बैठे हैं। विपक्ष के इन 20 सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने अड्डा जमाया है और इस सांसदों ने बुधवार को अपना प्रदर्शन शुरू किया था। इन के लिए सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी विपक्षी पार्टियों ने संभाली है। उन्हें खाने में क्षेत्रीय व्यंजन दिए जा रहे हैं, जिसमें डोसे से लेकर चिकन तक शामिल है। इसे लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा भी है कि यह विरोध चल रहा है या तमाशा। भारतीय जनता पार्टी ने नेता शहजाद पूनावाला ने गुरुवार को कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे कुछ निलंबित सांसदों ने तंदूरी चिकन खाया है। जिस सभी जानते हैं कि गांधी जी के जानवरों के वध पर कट्टर विचार थे। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि यह विरोध चल रहा है या सभी सांसद तमाशा कर रहे हैं और पिकनिक मना रहे हैं। दरअसल विपक्षी पार्टियों के 20 सांसदों को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया था। निलंबित विपक्षी सदस्य अपने निलंबन के खिलाफ बुधवार से 50 घंटे के धरने पर बैठ गए हैं। इन सांसदों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था के लिए विपक्षी पार्टियां विशेष इंतजाम कर रही हैं। प्रदर्शन में शामिल सांसदों के लिए क्षेत्रीय व्यंजन जैसे दही चावल से लेकर इडली सांभर और तंदूरी चिकन तक की व्यवस्था की गई है। एकजुटता और राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए किए जा रहे प्रदर्शन के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट नजर आ रही हैं और विपक्षी पार्टियों ने बारी बारी से धरने पर बैठे लोगों के लिए खाने पीने के सामान से लेकर अन्य व्यवस्थाओं के लिए एक रोस्टर तैयार किया है। उसे सांसदों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जा रहा है ताकि सभी को समय से जानकारी मिल सके। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल त्यागराज स्टेडियम में हैप्पीनेस उत्सव के रंग में रंगे नजर आए। समारोह में शामिल हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने यहां ढोल बजाए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। हैप्पीनेस उत्सव के समापन समारोह में पंजाब के शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हुआ है और इस प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को स्कूल दौरे के बाद उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कालकाजी स्थित वीर सावरकर सर्वोदय विद्यालय में उनसे मुलाकात की थी। साथ ही उन्हें
ध्वजवाहक के रूप में पंजाब की शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। शिक्षकों के साथ बातचीत करते हुए सिसोदिया ने कहा कि आज हम शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी करते हैं उसका उद्देश्य देश की तरक्की होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह दिल्ली में सरकार के स्कूल प्रमुख और शिक्षकों ने काम किया है, ठीक उसी तरह पंजाब सरकार के स्कूलों के शिक्षकों को एक शिक्षा मंत्री की तरह सोचने और पंजाब में शिक्षा क्रांति शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने शिक्षकों को सुझाव दिया कि वो हमेशा पंजाब के शिक्षा मंत्री के संपर्क में रहें और उन्हें अपने नवाचारों को भेजते रहें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यूके, यूएसए, जापान और फिनलैंड जैसे कई देश हैं जो आज अपने मजबूत शिक्षा प्रणाली के कारण विकसित देशों की श्रेणी में हैं और पूरी दुनिया इनसे प्रेरणा लेती है। उन्होंने कहा कि हमेशा इतिहास राजनीतिक, प्रशासनिक व आर्थिक दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता रहा है, लेकिन कभी कभी इतिहास को शिक्षा के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ाया गया। यदि हम अपने देश को विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें विकसित देशों के इतिहास में वहां के शिक्षण संस्थानों की भूमिका को अध्ययन करने की जरूरत है। दिल्ली से सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और अन्य अधिकारियों को कोयला आवंटन घोटाले में मामले में दोषी करार दिया गया है। गुप्ता व अन्य अधिकारियों पर निजी कंपनी को महाराष्ट्र कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाले मामले में आरोपी बनाया गया था। अदालत ने उक्त सभी पर लगाए गए सभी आरोप सही पाए, जिसको देखते हुए दोषी करार दिया है। बता दें कि एचसी गुप्ता केंद्र की यूपीए सरकार में 2 साल तक सचिव रहे। वे 2008 में रिटायर हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश के कारण 38 सड़कें अवरुद्ध, 24 बिजली ट्रांसफार्मर ठप और 4 पेयजल योजनाएं प्रभावित चल रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शुक्रवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों से नदी और नालों के नजदीक नहीं जाने की अपील की गई है। कुल्लू जिले की ग्राम पंचायत फनौटी में गांव लोट में भारी बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा हो गया है। गांव के पास बनी एक गौशाला भूस्खलन से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। लोट गांव के मेहर चंद्र और डेढ़ राम के घरों को भूस्खलन से खतरा पैदा हो गया है। भूस्खलन के कारण बान के बड़े बड़े 2 पेड़ों के गिरने से सड़क व सेब के पेड़ों को भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय प्रधान दौलत राम और बीडीसी सदस्य दोत राम ने इसकी सूचना प्रशासन को दे दी है। चंबा जिले में सलूड़ी लंगेरा मार्ग पर कैला के पास भारी भूस्खलन हुआ है। करीब 20 दिनों पहले भी डंगा गिरने से सड़क मार्ग बंद हो गया था। अधिशासी अभियंता दीपक महाजन ने बताया कि विभागीय मशीनरी मार्ग सड़क बहाल करने में जुटी हुई है। करेंगे कुछ और खबरों पर विस्तार से बात, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। अन्ना बीवी के दीक्षांत समारोह में बोले पीएम मोदी, कोरोना अप्रत्याशित संकट था, हमने डटकर मुकाबला किया। वायुसेना का मिग 21 लड़ाकू विमान हुआ क्रैश, हिमाचल का पायलट शहीद। कांग्रेस की मांग, जहरीली शराब कांड की जांच हाईकोर्ट से जज से कराई जाए। कोल्हापुर में एक साथ मिले 5 श्रमिकों के शव, मचा हड़कंप। राष्ट्रपति पर अधीर रंजन की अशोभनीय टिप्पणी के बाद मुर्मू से मिलने पहुंचे स्मृति ईरानी और अमित शाह। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा, हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ, नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं। देकर एक दूजे का साथ, हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे, दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनून है तिरंगा, हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं, इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
शिरोमणि अकाली दल की चुनाव समीक्षा कमेटी, जिसे झूठा कमेटी भी कहा जाता है, की सिफारिशों के बाद पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल ने पार्टी के पूरे संगठनात्मक ढांचे को भंग कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता ने बताया कि अब पारंपरिक मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुसार ही संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा। कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद ही यह फैसला किया गया है। पार्टी प्रवक्ता के अनुसार कोर कमेटी, वर्किंग कमेटी, पदाधिकारियों और अन्य सभी इकाइयों के साथ साथ पार्टी के साथ विंग सहित सभी निकायों को भंग कर दिया गया। सैयद की कोर कमेटी पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था ने कल चुनाव समीक्षा कमेटी की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया था तथा अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल को सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया था। सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कमेटी ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को भंग करने और पुनर्गठित करने के साथ साथ पथक और पंजाबियों के हितों और मूल्यों के अनुरूप और पार्टी की बुनियादी स्तर की भावनाओं को फिर से जीवंत करने के लिए कई अन्य कदमों की सिफारिश की थी। जोधपुर से सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को शहर बाढ़ प्रभावित इलाकों को दौरा किया है। वहीं घुटनों तक से ऊपर पानी भरे में चलकर लोगों से मिलने उनके घर तक गए। शेखावत ने जिला प्रशासन और नगर निगम को निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द पानी को बाहर निकाला जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की परेशानी मेरा भी कष्ट है, भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए बेहतर और स्थानीय जल्द ही पानी को वहां से निकाला जाए। और मंत्री शेखावत ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात का जायजा भी लिया। और गुरुवार को जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने बीजीएस के रूपनगर, डरबी टेक्सटाइल कॉलोनी और बासनी सेकंड फेज में भवानी नगर के निवासियों से मिलकर हालात की जानकारी ली। शेखावत रूपनगर में घुटनों से ऊपर तक भरे पानी में चलकर लोगों के घरों तक गए। उन्होंने लोगों को यथासंभव समस्या के स्थायी समाधान का भरोसा भी दिलाया। इसके बाद वह वर्षा प्रभावित डरबी कॉलोनी और भवानी नगर भी पहुंचे। भवानी नगर में एक घर की सीढ़ियों पर बैठकर उन्होंने लोगों से बातचीत की। मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा कि न्यू रूपनगर और सुल्तान नगर से जल निकासी के स्थायी समाधान के प्रयास पिछले 5 साल से चल रहे हैं, लेकिन कुछ ठोस कदम काम नहीं हो पा रहा है। एक टेंडर हुआ था, दुर्भाग्य से वह भी निरस्त हो गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उस टेंडर को शीघ्र कराकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि भैरव नाले डरबी टेक्सटाइल क्षेत्र के विषय को मैं 2014 से उठा रहा हूं। 2016 में आई बाढ़ के दौरान भी यही स्थिति बनी थी। भैरव नाला के माध्यम से पानी को जोजरी नदी तक ले जाने का प्रयास मैंने खुद किया था। भाजपा शासनकाल में मैंने खड़े रहकर सर्वे कराया था, लेकिन सेना की कुछ आपत्तियां थी। जिला प्रशासन ने कहा था कि हम कोई वैकल्पिक मार्ग निकाल रहे हैं। विश्वविद्यालय के बीच में से एक चैनल निकाला जाना था जिसके डिजाइन तैयार थे। दुर्भाग्य से इस सरकार के समय पिछले 3 साल में जो काम होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। कोरोना के साथ ही अब मंकीपॉक्स भी तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है और अब तक यह 78 देशों में दस्तक दे चुका है। यूरोप व अमेरिका में इसके सबसे ज्यादा केस मिल रहे हैं। भारत में इसके अब तक 4 रोगी मिले हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि इस रोग के बारे में गलत जानकारियां वायरस जितनी ही घातक है। विश्व भर में मंकीपॉक्स के मामले बढ़ने से इसके लेकर भी कोरोना की तरह खौफ फैलता जा रहा है। WHO के अनुसार यूरोप व अमेरिका इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। जिनेवा में मीडिया से चर्चा में WHO के महानिदेशक घेब्रेयेसस ने कहा कि इन महाद्वीपों में मंकीपॉक्स के 95% केस मिले हैं। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि मंकीपॉक्स को लेकर गलत सूचनाएं वायरस जितनी ही खतरनाक है। इनसे दुनिया भर में भय का वातावरण बन सकता है। WHO प्रमुख ने कहा कि मंकीपॉक्स की ऐसी कोई वैक्सीन फिलहाल नहीं है जिसे दुनिया भर में आम लोगों के व्यापक टीकाकरण के लिए इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि यूरोप, कनाडा व अमेरिका में इस संक्रामक रोग के खिलाफ टीकाकरण किया जा रहा है। भारत में मंकीपॉक्स के अब तक 4 केस की पुष्टि हुई है। देश में वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने इसका टीका बनाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। उधर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने टीका निर्माताओं को मंकीपॉक्स वायरस की अहम जानकारियां साझा करने की पेशकश की है ताकि उन्हें टीका इजाद करने में मदद मिले। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनी 48 इमारतों को गिराया जाएगा। इसको लेकर शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। मुंबई कलेक्टर को निर्देश दिया गया है कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 48 ऊंची इमारतों के हिस्से को ध्वस्त किया जाए। आदेश के अनुसार एक निश्चित ऊंचाई के ऊपर के हिस्से को गिराया जाना है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति SS कार्णिक
की खंडपीठ ने अधिकारियों को इन इमारतों की बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करने का भी सुझाव दिया, जिन्हें ऊंचाई उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया गया है। दरअसल उच्च न्यायालय अधिवक्ता यशवंत शेनाय की ओर से दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें मुंबई हवाई अड्डे के पास ऊंची इमारतों से उत्पन्न खतरों पर चिंता जताई गई है। सुनवाई के दौरान मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड MIAL ने बताया कि इस मामले में समय समय पर सर्वेक्षण किए जाते हैं। 2010 में कुल 137 बाधाओं इमारतों की पहचान की गई थी। इनमें 163 प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है। इनमें से 48 इमारतों में तत्काल ध्वस्त करने की जरूरत है, क्योंकि उनकी ओर से कोई अपील दायर नहीं की गई है। भारतीय टीम अपने मजबूत खिलाड़ियों की मौजूदगी में शुक्रवार से शुरू होने वाली 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में दमदार प्रदर्शन कर लगातार दूसरी श्रृंखला में क्वीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। T20 विश्व कप में 3 महीने से भी कम का समय बचा है, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ को अपनी कोर टीम पक्की करने के लिए करीब 16 मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ, 5 एशिया कप में अगर भारत फाइनल खेलता है तो 5 मैच, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच मिलेंगे। रोहित, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक जैसे 5 विशेषज्ञ बल्लेबाजों के शीर्ष 6 में शामिल होने के बारे में महज विचार करना ही प्रतिद्वंदी टीम को दबाव में ला सकता है, वह भी ऐसे समय में जब विराट कोहली के स्तर का खिलाड़ी छोटे प्रारूप में बुरी तरह से विफल हो रहा है और अंतिम एकादश में उनके स्थान को लेकर संशय के बादल छाए हुए हैं। वेस्टइंडीज से पहले इंग्लैंड के खिलाफ हुई श्रृंखला ने दिखा दिया कि भले ही उनके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कोहली का बल्ला नहीं चल रहा हो, लेकिन भारत के सफेद गेंद के खिलाड़ियों की क्रीज पर मौजूदगी दमदार रही। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 श्रृंखला तकनीकी रूप से 3 विभिन्न देशों त्रिनिदाद एवं टोबैगो और सेंट किट्स एंड नेविस और अमेरिका में खेली जाएगी। दीपक हुड्डा ने अभी तक जितने भी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, उन्होंने दिखा दिया है कि वह इससे अच्छा कर सकते हैं। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ शतक जड़ा और इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र T20 में भी वह अच्छी लय में दिखे, लेकिन उन्हें कोहली की वापसी के कारण बाहर होना पड़ा। इस सीरीज में हुड्डा को मौका मिल सकता है तो वहीं ऋषभ पंत एक बार फिर रोहित के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी ओपनिंग की थी। और इसी के साथ हमारे खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। नमस्कार। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश